नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं और दोनों किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुजन समाज, खासकर इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी, जाट गुर्जर पटेल मराठा जो किसान हैं, वो कैसे जागरूक हो रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे जैसे इनकी नस्लें कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएगी, इस आंदोलन को और धार मिलेगी। मेरे साथ खास मेहमान हैं निर्देश सिंह, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सोशल कंट्रीब्यूशन में लगाया है। बहुजन समाज से आती हैं और लगातार फूले पेरियार अंबेडकर की विचारधारा को फैला रही हैं। दूसरी तरफ मेरे साथ अनिरुद्ध हैं, जो आर्मी, मंडल आर्मी चलाते हैं और समझिए कि अकेला पूरे देश में घूम घूम कर जाति जनगणना का अलग जगा रहे हैं। लेकिन कोई हमारे पास न टीवी है न अखबार है, तो कोई बात नहीं करेगा। मेरी भी इतनी व्यस्तता है और कम संसाधन है, लोग नहीं है। तो और सब सोचिए, 90 95 97% आबादी के पास एक भी टीवी अखबार नहीं है, उसके पास पत्रकार नहीं है। हम लोग कितना काम करेंगे? अगर मैं रोज 24 घंटा काम करूं तो भी मैं 5% खबर जो जितना मेरे पास आता है मैं कवर नहीं कर सकता हूं। लेकिन उसी में कोशिश है। और ये दोनों शख्स खास हैं क्योंकि दोनों निस्वार्थ भाव से समाज को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हम सोचे कि इनसे आपको रूबरू कराया जाए। निर्देश, लगातार आप सब लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनको देखते हैं और अनिरुद्ध जो है वो लगातार जाति जनगणना को लेकर OBC कम्युनिटी से आते हैं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आती है। निर्देश, आप दोनों लोगों का स्वागत है। और मैंने परिचय दिया वो ज्यादा कम तो नहीं है। नहीं, बहुत है। ठीक है, बहुत काफी है। पहले निर्देश आप बताइए कि क्या लग रहा है, जो आप लोग कोशिश कर रहे थे और खासकर रामचरितमानस के बाद जिस तरह से बिहार में हो या यूपी में हो, तमाम हम्म। OBC के नेताओं ने अब बोलना शुरू कर दिया। पहले भी पेरियार बोल रहे थे, फूले बोल रहे थे, रामस्वरूप वर्मा बोल रहे थे, सुनेलाल पटेल बोल रहे थे, कर्पूरी ठाकुर बोल रहे थे, सब OBC से थे। बाबा साहब के हम्म। विचारों को ये लोग बोल रहे थे और मानवर कांसी राम साहब ने घर घर पहुंचाया। क्या अब लगा है कि लगभग समाज जो है, खासकर जाट गुर्जर पटेल मराठा, ये लोग भी इस मामले पर रामचरितमानस में जो दो चौपाई है तुलसी दुबे वाले रामचरितमानस में, जिसमें शूद्रों को, अछूतों को, महिलाओं को तिरस्कार किया गया है, इस मामले पर कम से कम है कि अब जनमानस एक तैयार हो गया, लोगों को लगता है कि जाति के आधार पर अब भेदभाव नहीं चलेगा। देखिए, जिस तरह से अभी नेताओं के बयान आए हैं, उससे तो लग रहा है कि बाकी नेता जो अभी घुटन भरे पार्टियों में रह रहे हैं, जहां बोल नहीं पा रहे हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ हिम्मत आएगी और हलचल शुरू हो गई है। ये मैं समझती हूँ कि जो आम जनता नीचे से शोर मचा रही है, जो बोल रही है, लगातार सामाजिक लोग अपना प्रयास जारी रखे हुए हैं बिना संसाधनों के। आप और जो यूट्यूब पर कंटिन्यू गैर बराबरी के बारे में लगातार बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और लोग जो ग्राउंड पर जाकर काम कर रहे हैं, इन सबके प्रयासों से आज ये हुआ है कि नेता मजबूर हो गए बोलने के लिए, मुखर होकर। और बोलकर आज वो ना तो पीछे जा रहे हैं, बिल्कुल डटे हुए हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं। और समाज भी साथ दे रहा है पूरी तरह से। जब तक इनके धर्म ग्रंथों के बारे में पता नहीं था, तब तक फॉलो करते रहे। आज भी लोग कर रहे हैं। जितना जितना उसको पढ़ते जाएंगे, इतना इतना जागरूक होते जाएंगे, और उनको सवाल खड़े होते चले जाएंगे कि अगर आपने ऐसा लिखा तो इसका तर्क क्या था, आपने लिखा क्यों? क्या हम गाली देने के लिए आपको, हम ही मिले, हमें गाली क्यों दी गई भाई? देश के अंदर तो हम लोगों ने भी मेहनत की। आपका देश है तो देश हमारा भी है। हमारे भी पुरखों ने यहाँ पर अपना जीवन लगाया, उन्होंने भी अपनी हड्डियां गलाई हैं। तो हमें गालियां क्यों दी गई? खासकर हमने, हमारे लोगों ने ही, कमेरा वर्ग रहा है, इसने ज्यादा मेहनत की है। तो मेहनत करने वाले का तो सम्मान होना चाहिए। लेकिन आपने उनको सम्मान की जगह गालियां दे करके नीचे रखा। तो ये जो सवाल खड़े हो रहे हैं, ये रुकने नहीं चाहिए। ये वैचारिक जंग है, और ये जब तक जारी रहेगी तब तक के हमें वैचारिक रूप से जगह जगह पर हमें अपमान झेलना पड़ेगा। आज भी हमारे को पूछकर उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश की जाती है। आज भी जातियों के नाम से गालियां दी जाती हैं। आज भी लोगों को अगर मौका मिले तो वो उन्हें मारते भी हैं, पीटते भी हैं, और जगह जगह की घटनाएं भी कंटिन्यू आ रही हैं। आपके हम नेशनल दस्तक पर हर हफ्ते में दो चार घटनाएं ऐसी देख लेते हैं जहां पर इस तरह की चीजें होती रहती है देश भर में। आप खुद कहना है कि 5% खबरें भी मैं जो है 24 घंटे काम करने के बाद मुझसे खबरें छूट जाती हैं। तो उसमें इस समाज के शोषण की तो खबरें होंगी जो छूट रही होंगी। जहां तक आप अगर पहुंच भी रहे होंगे तो हम तक नहीं पहुंचा पा रहे, कहीं ना कहीं वो संसाधनों की कमी है। तो मुझे ये लगता है कि आज जितनी भी वैचारिक जंग छिड़ी है, हम्म। ये सबसे अच्छा समय समझ रही हूँ मैं इस समाज के लिए। राजनीति से ज्यादा जरूरी है हमारे लोगों को उनके शोषण की जड़ का पता होना। और आज वो शोषण की जड़ पर बात कर रहा है।
आज उस शोषण जो जिसके आधार पर शोषण किया गया, आज उस पर वो चर्चा कर रहा, खुलकर बात कर रहा, डर नहीं रहा। सबसे बड़ी चीज हम्म। मैं ये समझती हूँ कि अगर सरकारों के आने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो आज विचारों के आने से उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। लोग आंखों में आंखें डालकर सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, जला रहे हैं प्रतियां, चाहे जेलों का ये रुकिए, जबरदस्ती। एक वीडियो दिखा रहा हूँ। ये अखिलेश हम्म। यादव ने महाभारत पर सवाल खड़ा कर दिया है। ये देश का बड़ा सवाल है, अपने देश की 5000 साल से पहले की समस्या है। तो एक दिन में समस्या समाधान नहीं होगा। अगर आप महाभारत पढ़ोगे, दानवीर कर्ण के सामने क्या क्या फेस किया था उसने। मैं तो कहूंगा पत्रकार साथियों, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, अगर आप में से कोई, मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ शायद, आप रामधारी सिंह दिनकर जी की जो किताब है कर्ण की के बारे में जो लिखा है उन्होंने, किस तरह उसे अपमानित होना पड़ा है शूद्र के सवाल पर, वो युद्ध करना चाहता था, या वो कर्ण जब अपने कई जगह जाना चाहता था कार्यक्रमों में, समारोह में, तो उसे कितना अपमानित होना पड़ा था। ये अब क्या अखिलेश यादव अब ऑफेंसिव नहीं है, वो अब तो सीधे वो महाभारत पर जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि एक एक जो कल्चरल हेजमनी जो है, जो कब्जा कर लिया गया, जो हिंदू धर्म के नाम पर वोट लिया जा रहा था SC ST OBC से, क्या ये लड़ाई और तेज करने की कोशिश है? सर, मुझे तो लगता है कि ये लड़ाई और तेज होनी चाहिए, और मैं शुक्रिया अदा करूंगी माननीय अखिलेश यादव जी का। ऐसे सभी SC OBC के सभी नेताओं को इस समय वैचारिक लड़ाई में आगे आना चाहिए, क्योंकि रियली जो हमारा शोषण है, अभी जैसे अखिलेश जी ने कहा कि 5000 वर्षों की समस्या है ये, 5000 वर्ष पुराना शोषण है और तब से चला आ रहा है। एक दिन में इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। और ये सबसे बड़ी चीज ये है कि दिमागों में बिठा दिया गया, विचारों में है, आपको आपको व्यवहार में कभी है, देश उम्मीद में है। थी कि नेता कम से कम इस तरह से बात करना शुरू करेंगे? देखिए, उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन ये तो उम्मीद से ज्यादा बड़ी खुशी की बात हो रही है, क्योंकि हम सड़क पर काम करने वाले लोग, गांव गलियों की धूल खाने वाले लोगों को तो ये लगता था कि ये कब दिन आएगा कि ये नेता बोलेंगे। लेकिन विश्वास था, एक उम्मीद थी कि ये जरूर कभी ना कभी जरूर समाज की व्यथा को समझेंगे। अभी नहीं, बाद में नहीं तो और बाद में। पर हमने अपने प्रयास इसी उम्मीद से जारी रखे कि ये लोग समझेंगे ना, जिस दिन उस दिन परिवर्तन वास्तव में होने लगेंगे। एक नेता के बयान से, एक नेता की प्रतिज्ञाओं से पूरे देश के अंदर विदेशों तक में प्रतिज्ञाओं की चर्चा हुई। क्योंकि जब एक आम व्यक्ति बोलता है, एक आम कार्यकर्ता बोलता है, तो उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता सोसाइटी पर, ना मीडिया में पड़ता, ना आम जनता पर पड़ता, ना उनके समर्थकों पर पड़ता, ना पार्टियों पर पड़ता। लेकिन बात दूर लेकिन तक जाती है। ये एक सवाल बस, उसके बाद अनुरोध कर, आपको लगता नहीं ये ज्यादा हो गया? अभी के जो मुद्दा है जाति जनगणना, रिजर्वेशन, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको उलझा के रख दिया? क्योंकि जो बीत गया वो बात गई। न बुद्ध आने वाले हैं, न कबीर आने वाले हैं, न रविदास, संत शिरोमणि रैदास महाराज हमारी लड़ाई लड़ने वाले हैं। हम उनके विचारों के साथ ही आगे बढ़ेंगे। न पेरियार आएंगे, न फूले आएंगे, न मानेवर साहब आएंगे। क्या हमारा जो नेता है, आज जो मसला है जाति जनगणना, रिजर्वेशन, सरकारी संपत्तियों को बेचा जाना, महंगाई, इस पर बात कहीं पीछे छूट जाएगी, या धर्म की राजनीति का यही काट है? क्योंकि बीजेपी तो धर्म के नाम पर ही वोट ले रही है। देखिए, जैसे आपने कहा, अभी ये चीजें, ये मुद्दे तो हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं, ये तो हमारे साथ साथ चलेंगे। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से भी वैचारिक रूप से ये काम चल रहा है ना, ये बहुत जरूरी था और बहुत पहले होना चाहिए था। क्योंकि जब हमारा समाज बहुत बड़ी संख्या में धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, और जब धर्म की विकार, धर्म की बुराइयों से वो अवगत होगा, तो खुद ही वहां से हट करके अपने राइट्स की लड़ाई लड़ेगा। जाति जनगणना की बात में भी शामिल होगा। अगर अभी हम जाति जनगणना की बात करते हैं, तो जिस तरह से अभी हमें समर्थन लोगों का 10% मिलता है, जिस दिन वो जान लेगा कि धर्म में शक्ति नहीं है, मेरी जाति में शक्ति है, मेरी संख्या में शक्ति है, और इस देश में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उन कानूनों में पावर है, तो फिर वो उधर जाने की बजाय वो सारी जो भीड़ है, जो क्राउड वो लोग इस्तेमाल करते हैं, वो क्राउड इधर आएगी। और ये बहुत जरूरी था। मुझे तो लग रहा है समाज को सही लाइन पर ला जाने, सही जगह अधिकारों की लड़ाई लड़ाने के लिए और उनके सही मुद्दों पर आने के लिए ये धर्म से हटाना इनको बहुत जरूरी है। क्योंकि धर्म इस तरह अफीम की तरह नशा बन गया है, ये वहां से हटना नहीं चाहते। मैं तो ये समझती हूँ, अगर चुनावों से अगर मुद्दों को हम हटा दें, तो चुनाव का कोई मकसद नहीं रह जाता। बीजेपी तो चाहेगी कि इसमें रहें, उलझे रहें, बीजेपी लेकिन हमें अनकंफर्टेबल साथ हो रही है। साथ अपने मुद्दे भी नहीं छोड़ने। जातिगत अब वो जनगणना का रामायण महाभारत पर बात नहीं करना चाहिए। अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध कहाँ तक पहुंची है आपकी जाति जनगणना की यात्रा? और बिहार में तो हो रहा है, अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि जी। इसको तेज करेंगे। जाति जनगणना एक ऐसा मुद्दा है, दक्षिण से लेकर पश्चिम तक सब जगह OBC के लोग करें जाति जनगणना। किस तरह की समस्याएं आ रही है और अभी आपकी यात्रा कहाँ तक पहुंची है? जय हिंद समूह सर, जय मंडल। जो यात्रा है, हमने 25 अगस्त से शुरू की थी, मधेपुरा से DP मंडल जी की जयंती पर, उनके घर समाधि स्थल से।
बिहार को करने के बाद हम मध्य प्रदेश की भी यात्रा पूरी कर चुके हैं और 22 फरवरी को राजस्थान पहुंचेंगे, भरतपुर से शुरुआत करेंगे। 17 फरवरी 2024 तक ये कार्यक्रम लगातार चलना है। जो समस्याएं हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो लोग हैं ग्राउंड लेवल पर, जमीन पर, क्योंकि हमारी जो आबादी है 90% गांव में बसती है, तो वहां पर इस पे काम नहीं हो रहा है। जब हम वहां जाते हैं, इसकी चर्चा लोगों से करते हैं, जब उनको समझाया जाता है तो लोग समझते हैं चीजों को। क्योंकि है क्या, जिससे लड़ने की हम बात करते हैं बीजेपी से, आरएसएस से, उन्होंने इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है कि लोग इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि असल मुद्दा क्या है, उनके हक की लड़ाई क्या है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे लोग अशिक्षित भी हैं और अशिक्षा जो है सबसे बड़ी जड़ है समस्या की। और उसके बाद हमारे जो तमाम लोग भी रहे, उन्होंने भी काम किया, मैं ये नहीं कहता हूँ काम नहीं किया, लेकिन जहां करना चाहिए था, जो काम शुरू हुआ था तथागत बुद्ध से लेकर के एक श्रमण परंपरा के रूप में, जिस काम को आगे बढ़ाया, पेरियार ने आगे बढ़ाया, फुले ने बढ़ाया और बाबा साहब अम्बेडकर ने, मानव साहब काशीराम ने बढ़ाया, यहाँ तक कि चौधरी चरण सिंह भी कहते थे कि भाई जो है एक अपनी जो है नजर खेतों में रखो और दूसरी नजर दिल्ली की संसद में रखो। शरद यादव जी का भी मैं वक्तव्य सुन रहा था जब अभी उनका परिनिर्वाण हुआ, उस समय एक उनका वीडियो वायरल हो रहा था, मंडल आंदोलन की सभा वो कर रहे थे और वो कह रहे थे कि देश का असली मालिक जो है गांव में रहता है, गलियों में रहता है, खेत खलिहानों में रहता है। तो आवश्यकता है कि ये जो लड़ाई है इसको यूनिवर्सिटियों से निकाल करके, या ये समझा जाए कि जो हॉल है, मीटिंग्स हैं या बड़े बड़े शहर हैं, उनसे निकाल करके गांव गलियों की तरफ ले जाया जाए, खेत खलिहानों की तरफ ले जाया जाए, जहां देश का असली मालिक है। तो यही एक समस्या रही उन लोगों ने, जिस कारवा को हमारे महापुरुषों ने, मानवर काशीराम से लेकर शरद यादव तक, और उसके बाद ये जो चैन थी, ये जो सिस्टम था चलने का, लगातार गांव में लोगों को जागरूक करने का, छोटे छोटे कस्बों में जाकर जागरूक करने का, खेत खलिहानों के बीच चौपाल लगाने का, पंचायत लगाने का, उस संदर्भ में लोगों को जानकारी देने का, वो एक सिस्टम लंबे समय से, या ये कहा जाए कि मंडल आंदोलन के बाद से ही वो ब्रेक हो गया। जो 92 के बाद आंदोलन हुआ, उसके बाद वो जो सिस्टम बना था वो रुक गया और एक नई परंपरा पड़ गई। इस नई परंपरा के अंदर हमें निश्चित तौर पर तमाम ऐसे लोग मिले जो अच्छे वक्ता है, अच्छा बोलते हैं, अच्छी नॉलेज रखते हैं, लेकिन ग्रामीण लेवल पे जो काम करने वाली बात थी, जिससे वास्तविक जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है हमारा, जो जागरूक जिसको करना है, जिसको आंदोलन में पार्टिसिपेट करना है, जिसको अपने अधिकार की लड़ाई को लड़ना है, उस तक वो चीजें नहीं पहुंची। मैं जब बिहार में था, मैं आपको बताऊं, बिहार के विषय में एक हमेशा ये कहा जाता है कि सामाजिक न्याय की धरती है, और ये सच्चाई है कि वो सामाजिक न्याय की धरती है, संघर्ष की धरती है। पर बिहार में जो मैंने देखा वो थोड़ा सा हटके था। आज के दौर में जो नई पीढ़ी है वो पूरी तरीके से पाखंड में जकड़ी हुई है, पूरी तरीके से अंधविश्वास में फंसी हुई है और उसको अपने अधिकारों की जानकारी नहीं है। इसका जो मुख्य कारण है वो यही है कि हमारे लोगों ने जिस तरीके से ग्राउंड पर हमारे महापुरुष काम करते आए हैं, हमारे नायक जो हमारे अगुआ रहे, उन्होंने काम किया, उस प्रपार्टी को बदल दिया और उसको सीमित कर दिया एक जगह पर। तो हम चाहते हैं कि वो दोबारा से शुरू हो, हमारे लोग वहां पर गांव में जाना शुरू करें। आरएसएस की शाखाएं आज हर गांव में पहुंच गई हैं, लेकिन हमारे जो लोग हैं, जो संगठन है, बड़ी मुश्किल से, अगर देखा जाए तो किसी जिले के एक गांव में कार्यक्रम करके आ जाएंगे तो सालों बीत जाएंगी। और मैं दूसरे को नहीं कहता, मैं खुद की कहता हूँ कि अभी मैं जैसे बिहार में करके आया तो 5 महीने हो गया, बिहार लगभग 3 महीने हो गया, मैं वापस बिहार नहीं गया हूँ। ये यात्रा पूरी कंप्लीट होने तक मैं बिहार नहीं जा पाऊंगा। तो ये एक समस्या है, क्योंकि संसाधनों की कमी है, मिलकर काम करना पड़ेगा सारे लोगों को। जो जितने संगठन है उन सबको ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। एक व्यक्ति वहां पर जाकर कैंपेन करता है तो दूसरा संगठन या इंडिविजुअल जो भी कर सकता है उसको अगले महीने वहां पर एक कैंपेन करना चाहिए। लेकिन एक समस्या तो है, लेकिन एक है कि आप कम से कम सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, यूट्यूब है, तो आप लोग अपने अपने तरीके से अपने काम को बढ़ा भी रहे हैं। और बहुजन समाज ट्विटर और फेसबुक और सोशल मीडिया से ही जुड़ा है, जो भी जुड़ा है। नहीं तो अब तक तो अगर इतना भी नहीं होता ट्विटर, तो अब तक चंद्रशेखर राय और स्वामी प्रसाद मौर्य नाप दिए गए होते। बिल्कुल बिल्कुल।
जिस तरह से ब्राह्मण उसमें एक चीज पत्रकारों ने और मनुवादी मीडिया ने हमला किया इन लोगों पर, आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया से पता नहीं चलता कि लोगों का रुझान क्या है, तब तक तो ये दोनों नप गए होते। सोशल मीडिया निश्चित तौर पर एक बहुत उपयोगी साबित हुआ है हमारे लिए, और इसमें दो राय नहीं है कि अगर सोशल मीडिया नहीं रहता तो स्वामी प्रसाद मौर्य हो या चंद्रशेखर यादव हो, शिक्षा मंत्री जी जो बिहार के हैं, इनको नाप दिया गया होता। हम लोगों को इसकी भनक भी नहीं हो पाती। आज सोशल मीडिया की वजह से हम लोग जागरूक हुए हैं, और ये बड़े पैमाने पर ये लगातार जागरूकता बढ़ रही है। जहां तक जैसे आपने अभी बात किया, सवाल किया था निदेश जी से कि अखिलेश यादव ने जो बात कही, देखिए शंभू सर, हम लोग जो है ना किसान बेल्ट वाले लोग हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जहाँ से अखिलेश आते हैं, वहीं से मैं आता हूँ। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, तो यहाँ की जो किसान कौमें हैं, विशेष रूप से अहीर है, जाट है, गुर्जर है या कुर्मी है, तो ये जो यहाँ की इस क्षेत्र की जो किसान कौमें हैं, ये किसानी के मुद्दों से हटके इन्होंने नहीं सोचा, क्योंकि ये जमींदार रही हैं, इसमें मियाँ भी शामिल हैं। तो जो जमींदार कौमें रही हैं, उनके ऊपर शारीरिक शोषण उस तरीके से नहीं हुआ। इस चक्कर में ये इस बात को नहीं समझ पाए, पर अब ये बात समझ रहे हैं, क्योंकि ये सच्चाई है कि जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि अन्याय कहाँ से, कैसे और कब हुआ, तब तक हम न्याय के लिए वास्तविक लड़ाई लड़ ही नहीं सकते। ये बहुत अच्छी बात है कि अखिलेश यादव जी इस बात को समझ गए और वहां तक, महाभारत तक चले गए, बधाई के पात्र है। हमें भी ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतना पीछे जाएंगे। पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बीजेपी जो है वो धर्म, जब जब आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जब जब आप सामाजिक न्याय की लड़ाई को लेकर के चलते हैं, तब बीजेपी आरएसएस धर्म की राजनीति में आपको उलझा देती है। तो इसका भी ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, गलत का ही विरोध कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि बीजेपी हमें धर्म की राजनीति में ऐसा फंसा दे कि हम वहीं पर फंसे रहे हैं और सामाजिक न्याय, जाति जनगणना या जो तमाम हमारे मुद्दे हैं, मंडल कमीशन की संपूर्ण सिफारिशें हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन है या फिर ठेकेदारी में रिजर्वेशन की बात हो, इन सब मुद्दों से हमारा ध्यान भटक जाए। तो इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। निर्देश क्या कहेंगे, क्या अब मामला हाथ से निकल चुका है? अब बहुजन समाज के लोग, खासकर किसान जातियां जो जाट, पटेल, गुर्जर, मराठा था, उनको भी लगने लगा है कि उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, वो जज नहीं है, कलेक्टर नहीं है। कब तक, मतलब सबके धर्म सबके लिए जरूरी है, लेकिन भूखे पेट कहाँ भजन होगा? ये 10 साल हमें लगता है कि बीजेपी ने धर्म की राजनीति को एकदम एक्सपोज कर दिया है। एक चीज अगर देखा जाए तो ये बहुत क्रिटिकल समय चल रहा है उनके लिए। उन्होंने धर्म का वो फैलाया तो है, ये प्रोपेगेंडा, लेकिन ये अभी इसमें खुद ही फंस गए हैं, क्योंकि लोग इतने तो जागरूक हो गए कि मेन मुद्दों को छोड़ने वाले नहीं है। अभी हम लोग मार्च में भी करने जा रहे हैं, 10-11 मार्च को भी करने जा रहे हैं, जाति जनगणना वाला जो हमने 6 दिसंबर को किया था दिल्ली में, फिर से हो रहा है उन्हीं मुद्दों को लेकर। मुद्दे तो हम छोड़ने वाले हैं नहीं। बहुत सारे लोग आज देश में एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया से एक दूसरे से कनेक्ट भी हैं, तो मुद्दे तो छोड़ेंगे नहीं। हालांकि इनके धर्म का जो इन्होंने सोचा था कि हम बहुत अच्छी तरीके से व्याख्यान कर देंगे, लोगों को दबा देंगे और खुद ही उछालेंगे और खुद ही उसको बहुत सुंदर सुंदर बना करके लोगों को दिखा देंगे, लेकिन अब लोग उनमें से जितना इन्होंने उठाया था तिनका वो और उखड़ के आ रहा है। इन्होंने तो कोशिश करी बीच में कि जैसे चंद्रशेखर यादव जी ने बयान दिया, तो उसके बाद उसको बाबा को उठाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने मुद्दा नहीं छोड़ा। लोगों ने कहा कि जो गाली दी है, मुद्दा गाली है हमारी, वो हमारा मुद्दा नहीं है। वो अपराधी है, वो जमीनों पर कब्जा कर रहा है, आप उसको जेल भेजिए। अब इसी तरह से इनको लग रहा है कि हम जो जो करते जा रहे हैं हम फेल होते जा रहे हैं, क्योंकि जितना इन्होंने सोशल मीडिया को देखा है, उसके सामने आज स्ट्रीम मीडिया, हर हाथ में मोबाइल है। आज किसी को, मुझे लगता है मेरी परिचित जितने भी लोग हैं, 99% लोगों ने घर में टीवी देखना बंद कर दिया है, मोबाइल पर जुड़े हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, और उसके साथ साथ वो बहुजन मीडिया को देखते हैं। उनका तो उन्होंने सब्सक्रिप्शन भी नहीं किया है, मैं सही बताऊं ना, लोगों ने उनको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। हमारे बहुजन मीडिया को सब्सक्राइब कर रखा है, और उनमें से चैनल ढूंढते हैं कि कौन हमारी समाज की बात रखता है, कौन मुद्दों की बात रखता है। तो ये तो होपलेस हो रहे हैं कि कैसे संभालें, ये कैसे बटोरे, ये तो काबू में ही नहीं आ रहे हैं। एक का मुंह बंद करते हैं तो 1000 बोल पड़ते हैं, एक के खिलाफ एफआईआर कराते हैं तो 10,000 तैयार हो जाते हैं। तो अभी इन्होंने जैसे लखनऊ में भी एफआईआर कराई है। आज भी यूपी के जालौन में एक पाल समाज के युवा की गिरफ्तारी हुई है, जो खुद बीजेपी का महामंत्री था रामपुरा थाना में। उसने बाबा साहब का नाम लिया, पाल समाज से था, उसने एक वीडियो डाला, बीजेपी का महामंत्री।
वीडियो डाला कि भैया हम मनुवाद के खिलाफ हैं और बाबा साहेब मूर्ति पूजा के विरोधी थे, वो कहते थे कि हमें पढ़ो। और उसने विवेकानंद को कोट किया कि शूद्र अछूत को उसका अधिकार दे दो, उसके लेकर उसको गिरफ्तारी हो गई है। ये सर बिल्कुल बेवजह गिरफ्तारियां जो कर रहे हैं ना, इससे लोगों को जागरूक कर रहे हैं। करिए, हमने तो कहा है कि आप अगर एक को परेशान करोगे तो 1000 सच मुंह खुलेंगे। जितना आपने दमन किया है वो लोग उठेंगे। अब देखिए, अब जो अपराधी लोग हैं उनकी एफआईआर नहीं करते, उनकी आप गिरफ्तारी नहीं करते। यहाँ अंधविश्वास के खिलाफ बोलने पर ही एफआईआर हो जाती है, तुरंत जेल भेज देते हैं। लखनऊ के भी 7 लोगों को जेल भेज दिया गया है, लेकिन वो तो फिर भी नहीं डर रहे, वो बयान से भी नहीं हट रहे हैं। और मुझे लगता है जिसने अम्बेडकरवाद को पढ़ लिया वो चंद्रशेखर अपने रावण का बयान एक से बयान पलटेगा सुना नहीं। रहा हूं, सुनिए। हाँ, मानस में जो भी, और मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि रामचरितमानस में जो भी शूद्रों को, महिलाओं को अपमानित करने जो जैसी टिप्पणियां हैं, उनको अब उससे वहां से निकालने का समय आ गया है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त ये बड़ी खबर है, चंद्रशेखर रावण भी अब इस मामले को तुल देने के मूड में है। क्या लग रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर राय, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आजाद, पूरा हिंदी पट्टी तैयार है कि अब कर्मकांड नहीं चलेगा, धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। और देखिए, अखिलेश यादव जी को तो बहुत पहले कर देना चाहिए था, जब उनके मुख्यमंत्री आवास छोड़ने के बाद नए मुख्यमंत्री जो हमारे अभी प्रेजेंट में हैं, उन्होंने आवास को गोमूत्र से धुलवाया था। यानी कि एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री हो चुका है वो उनकी नजर में अछूत और शूद्र था, और एक जानवर का पेशाब ज्यादा शुद्ध था, जिससे उन्होंने घर को शुद्धिकरण कराया। तो वहीं से उन्हें पता चल जाना चाहिए कि मेरा लेवल क्या है इनकी नजरों में, हम शूद्र हैं और हमारी क्या वैल्यू है। उन्होंने उस समय दिया था हल्का फुल्का बयान, क्योंकि इतना दम नहीं था, इतनी हिम्मत नहीं आई थी, तब आम जनता में इतनी जागरूकता नहीं थी। लेकिन आज आम जनता अगर बयान इस तरह से देती है तो आम जनता हाथों हाथ लेती है, स्वागत करती है, उसका समर्थन करती है और बात को आगे बढ़ाती है। तो इससे क्या, नेता भी जनता से होता है, नेता का भी मनोबल बढ़ता है, हिम्मत बढ़ती है कि जनता जागरूक हो रही है। अगर तब जब वो बोलते उस समय जनता उनके विरोध में आ जाती। आज इतने सारे यादव, पटेल, कुर्मी, लोधे और पाल, अलग अलग गुजर, सभी बयान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कर्मकांड सभी के लिए एक तरह से धार्मिक रूप से पूरी तरह गुलाम बनाए रखने का एक षड्यंत्र है, और वो उसको समझ रहे हैं। कुछ समझ गए थे, पहले बोल नहीं पाए थे, लेकिन अब बोल रहे हैं। और ये बोलने वाला जो कर्मकांड के खिलाफ इनके बयान है, सबके एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि कर्मकांड सबके लिए ये एक दूषित समाज की जो है सोच रखता है, हमारे प्रति, उन लोगों के प्रति घृणा रखता है। 50% महिलाओं को पैर की जूती कहने की हिम्मत करता है। तो ऐसे धर्म ग्रंथों को तो जल्दी से जल्दी ही इनको बैन कर देना चाहिए सरकार को पूरी तरीके से, कि ये ना छापे जाएंगे, ना पढ़े जाएंगे, ना ही व्यवहार में लागू किए ब्राह्मण जाएंगे। समाज ही क्यों इन सब चीजों के समर्थन में है? इसकी क्या वजह लग रहा है? क्योंकि इससे एक ब्राह्मण वर्ग का जो है सर्वोच्च बने रहना, मतलब सुप्रीमेसी जो होती है उनमें, वो जो जन्म से दे देते हैं बच्चे के अंदर, परवरिश में डाल देते हैं, वो उनको, उनकी ईगो टकराती है कि सब, वो बराबरी से घबराता है। इसीलिए उसने शिक्षा का अपने ऊपर, अपने केवल अपने पास अधिकार रखा। ये लीजिए एक और आज बयान शिक्षा सुनिए। एक डिस्ट्रीब्यूट ही आदिवासी, करने अब आदिवासी नेता ने कहा है कि हम हिंदू नहीं है। हम 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 पूजा पाठ हिंदू अलग है। हम अगर अगर आदिवासी अगर शादी करता है तो गांव का पुजारी से हम लोग पानी डालते हैं। हम कोई पंडित से पूजा नहीं करते, इसलिए हम लोग हिंदू से अलग है। ये लकमा साहब हैं, ये मंत्री हैं, इन्होंने कहा है कि हम हिंदू नहीं हैं, हम लोग तो वनवासी हैं, आदिवासी हैं, और ये लोग एक अलग से हिंदू सरना कोड बिल की मांग कर रहे हैं। नहीं, ये बहुत जरूरी है सर, और हम लोग भी बहुत मांग सारे करेंगे। हम लोगों का एक, हमारा भी हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हम बुद्धिज्म के लिए मांग करेंगे, बुद्धिज्म का अलग से कोड बनना चाहिए, बुद्धिज्म का मैरिज एक्ट भी अलग बनना चाहिए। हम इनसे बिल्कुल अलग होने की मांग करते हैं, ना ही हम इनके साथ हैं। हमारे जो जीवन शैली है वो इनसे बिल्कुल मैच नहीं करती। ये लोग महिला को पीटने की बात करते हैं, हमारे महापुरुषों ने महिला को समानता की बात करी है। ये लोग नीच की ऊंच की बात करते हैं, हमारे महापुरुषों ने हमेशा से बराबरी की बात की है। तो हमारे इनसे कहीं भी ना तो व्यवहार मिलता है, ना इनसे हमारा उठना बैठना मिलता है, ना खाना पीना मिलता है। हमारा इनके साथ में किसी तरह का भी कोई व्यवहार मैच नहीं करता, इसलिए ना हम हिंदू हैं और ना हम हिंदू आगे हो सकते हैं। हम यहाँ के मूल बौद्धिस्ट लोग हैं,
जो मूलतः जो जिनको इन्होंने खत्म करने की कोशिश की, सरयू नदी में गले तक काट के फेंकवाए गए इन्होंने, क्या कहते हैं, पुष्यमित्र शुंग ने उस सर्वनाश कर दिया बुद्धिज्म की विचारधारा उखाड़ दी, लोगों को मार दिया, बौद्ध भिक्षुओं को कत्लेआम कर दिया। तो हम यहाँ ना तो इनके हिंदू धर्म में, ना तो ये खुद भी हिंदू नहीं है, एक ब्राह्मण धर्म भारत के अंदर था, जिसको इन्होंने बाद में, जब मुगल यहाँ से गए, अंग्रेज यहाँ आए और संख्या में एक कम पड़ गए, तो इन्होंने ये तो बाद में एक तरह से इनके साथ मिलकर, इनको अपने साथ मिलाकर अपना वर्चस्व बनाने के लिए, संख्या बढ़ाने के लिए इन्होंने खुद को और इनको हिंदू प्रचारित किया। क्या आज भी आप जब लोग आप किसी ब्राह्मण, जिस तरह से रामचरितमानस की उस चौपाई का विरोध हुआ और गिरफ्तारी हो गई, चारों तरफ चुप्पी है, क्या कहेंगे अनुरुद्ध आप उसके लिए? उसमें तमाम ओबीसी के लोग हैं। देखिए सर, विरोध करने का अधिकार सभी को है। रामचरितमानस जो पूरी तरीके से 90% जो समाज है, किसान कबीरा समाज है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, 97% लोग हिंदुओं के को शूद्र कहा गया है। बिल्कुल, और उनको नीचा दिखाता है। और रही बात हिंदू की, तो हिंदुओं में ब्राह्मणों के सिवा बाकी कोई नहीं है। जो भी ट्राइब्स है, चाहे वो आदिवासी ट्राइब्स हो या किसान ट्राइब्स हो, फार्मर ट्राइब्स जिसको बोलते हैं, जिसमें अही जाट, गुजर, मराठा, कुर्मी और बंजारा, ये जो भी आते हैं, इनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इनके अपने पूजा पद्धति होती है, अपनी संस्कृति होती है, अपने रीति रिवाज होते हैं, उसको पूरी तरीके से इन्होंने मिटा दिया। एक नया तरीके का प्रोपेगेंडा सामने ला करके हमारे लोगों को गुमराह कर दिया, और पूरी संस्कृति को इन्होंने कैप्चर करके जो हमारा कल्चर था उसको खत्म कर दिया। आज भी आप देखिए, इनके जो देवी देवता होते हैं वो मुकुट पहनते हैं। हमारा कोई भी इतना, मतलब जो लोक देवता रहा, लोक नायक रहा, किसी ने मुकुट नहीं पहना, कोई मुचमुंडा नहीं रहा, सबके पास दाढ़ी मूछ लंबा रहा। अच्छा, ये केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जाति जनगणना हम कराएंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसा कहा है, हमने तो नहीं सुना, और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ बोले होंगे। अगर बोले हैं तो उनका समर्थन है, वो इस समर्थन में है तो खुल करके आए मैदान में और ये बात कहें अपनी पार्टी से, अपनी सत्ता से, सरकार से। केंद्र में भी उनकी सरकार है, प्रदेश में भी उनकी सरकार है कि भाई जाति जनगणना कराओ, पिछड़ों के हित में है, और पिछड़ों के वोट लेकर के आप सत्ता में आए हो, तो पिछड़ों की जाति गिनने में आपको क्या तकलीफ है? जब आप प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो कहा जाता है कि ओबीसी पिछड़े का बेटा है। दलित राष्ट्रपति बनाते हैं तो कहते हैं दलित राष्ट्रपति बनाया। अभी हमारी जो है आदिवासी राष्ट्रपति बनाई तो प्रचार किया हमने आदिवासी राष्ट्रपति बनाया। वोट के लिए आप जातियों का प्रचार करते हो, लेकिन जब जाति गिनने की बारी आती है तो फिर कहते हो कि हम जाति नहीं गिनेंगे। ये भाई क्या सिस्टम है? अच्छा, ये जाति जनगणना का विरोध भी सिर्फ ब्राह्मण समाज कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? उनकी पोल खुल जाएगी ना सर, वो कितने हैं। बिल्कुल, देखिए जो लोग हैं, पहले तो सबसे बड़ी बात समझनी पड़ेगी, जो थाईलैंड, कंबोडिया वगैरह से आए खून मांगने के लिए हमारे देश में हमारे पुरुषों ने उनको स्थान दिया। मैं बड़ा खुला इस पे मैं बोल रहा हूँ कि खून मांगने के लिए आए, उनको हमारे पुरखों ने स्थान दिया, उनको रहने की जगह दी, खाने के लिए भोजन दिया। उसके बाद वो लोग साजिशन हमारे कल्चर को कैप्चर करके हमारे यहाँ पर बस गए, और बसने के बाद में उन्होंने पूरे संसाधनों पर कब्जा कर लिया। लेकिन बाबा साहब ने उस समय भी विदेशी वाली बात को नहीं माना है। वो कह रहे हैं कि ये इसमें मेरा कोई, तिलक उस समय कह रहे थे कि हम विदेशी हैं, हम भी आ रहे हैं। अब तो जो भारत में है उसको भारत ही माना जाए। सवाल है कि वो संविधान माने और सबको बराबर का हक मिले। यही जाति जनगणना का मतलब है, मकसद है ना, कि किसका ओवर बराबर तो बराबरी तो माने सर। वो मतलब बात ये है, जो अनिरुद्ध जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक शरणार्थी हमने अपने घर में जिसको शरण दी, आज वो हमें शरणार्थी बोल रहा है, हमारा कब्जा करके, हमारे सारे शक्ति संसाधनों पर कब्जा करके। वो कम से कम इस बात को माने। तो बात यह है कि वो मानता नहीं है। बात यह है कि वो इस चीज के साथ कभी सहमत ही नहीं होना चाहता, और वो इस बात पर अड़ा हुआ। आज यह कारण है कि वो नहीं मान रहा है। जबरदस्ती, अगर उसके पास आ सकता है कि पावर है, तो लोगों को जबरदस्ती कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा रहा, थाने में भेजा, जेल का डर दिखा रहा। जवान खोलते ही जेल का मुंह खोलकर कहता है कि आपको अंदर डाल दिया जाएगा। हमारे लोग अपना तैयारी करते हैं काम करने की, तो उनको उलझा दिया जाता है दूसरी जगह पे। अब जो सामाजिक लोग काम कर रहे हैं कितनी मुश्किलों के साथ, कम संसाधनों में, अगर वो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएंगे तो ऊर्जा खराब होगी, टाइम खराब होगा, पैसा खराब होगा। वो क्यों उलझा रहे हैं? इसीलिए तो, क्योंकि वो डरते हैं, वो सामने नहीं आना चाहते। इतनी बड़ी संख्या का आराम से बैठ करके हक खाने को कैसे मिलेगा अगर जनसंख्या गिनती हो जाती है?
और जनसंख्या गिनती का पीछा हम छोड़ेंगे नहीं जब तक होती नहीं है। बिहार सरकार ने माना है अभी, हम यूपी के अंदर जोर लगाएंगे, केंद्र सरकार से मांग करेंगे, दिल्ली में इस मांग और अनुरुद्ध, मजबूती किस के तरह साथ की उठाएंगे। मदद चाहते हैं आप जाति जनगणना के दौरान, जो आपका आंदोलन है? देखिए सर, हमने सैकड़ों संगठनों से इसको लेकर के बैठक की, और एक बड़ी विडंबना है कि जब कोई काम करने के लिए जमीन पे आता है तो लोग उसके साथ नहीं खड़े होते, चाहे सामाजिक संगठन हो, पॉलिटिशियंस हो। पॉलिटिशियन तो खैर होंगे ही नहीं, वो मैं गलत नाम ले दिया उनका, या फिर अधिकारी कर्मचारी हो, या कोई अन्य हो, बुद्धिजीवी भी हो, कोई भी हो, वो नहीं साथ खड़े होते हैं। आप सोचिए, मैंने 6 महीने पहले से इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। मैं यात्रा की शुरुआत से 3 महीना पहले आपसे मुलाकात किया था, ये आपको याद होगा, आपने एक वीडियो जारी किया था। सैकड़ों संगठनों से हमने बात की, हमने कहा कि आप जैसे चाहो आप इसको लीड करो, आप मेरे साथ पीछे मत खड़े हो, आप इसको लीड करो। अगर लीड कर सकते हो कहो कि भाई ये हम अपने संगठन से निकाल, हम आपके पीछे खड़े होंगे। या फिर आप लीड नहीं कर सकते तो हम लीड तो कर ही रहे हैं, जहां जहां जैसे आप सपोर्ट कर सकते हो आप सपोर्ट करो। तो आप सोचिए, ये विडंबना है, हमारे समाज के जो लोग हैं, सामाजिक संस्थाएं चलाते हैं, सामाजिक एकता की बात करते हैं, चेतना की बात करते हैं, आरएसएस से मुकाबले की बात करते हैं, उन लोगों ने उस समय 2 चीजें मुझमें देखी ज्यादातर। एक, उन्होंने जाति देखी, और दूसरी मेरी उम्र देखी, और तीसरे कुछ लोगों ने बैकग्राउंड भी देखने की कोशिश की। तो मैं बैकग्राउंड पे नहीं जाता हूँ, सब लोग देखते हैं, लेकिन जिन्होंने जाति देखी और जिन्होंने उम्र देखी, तो उनको थोड़ा सा 10 दिन 15 दिन में साथ रह करके संघर्ष भी देख लेना चाहिए था, और किस तरीके से हम इसको मैनेज कर रहे हैं, कैसे संचालित कर रहे हैं, कैसे संसाधन जुटा रहे हैं, उसको भी देख लेना चाहिए था। किस तरीके से हम लोगों के बीच में खुले आप। शुक्रिया आप हम दोनों लोग का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सब लोगों को संत श्रीमणि रविदास महाराज की जयंती की कोटि कोटि बधाई। और जिस दिशा में वो हमारे पुरखे लड़ रहे थे, आप दोनों उस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ये समाज आपका ऋणी रहेगा। और चूंकि बाबा साहेब ने जो हमें रास्ता दिखाया, हम ये भी सोचिए कि हमें जो भी मिला है वो हमारे पुरखों की लड़ाई से, तो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी भी कि हम अपने आने वाली नस्लों के लिए लड़ाई लड़ें। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।